एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको मध्यकालीन भारतीय समाज के बारे में बताऊंगी। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि भारत का समाज जो है मध्यकाल में किस तरह से उन्नति या अवनति की ओर जा रहा था। ये जो टॉपिक है ये मैंने 10th क्लास की जो न्यू NCERT है उससे ही लिया है और चैप्टर नंबर 4 से ही ये टॉपिक मैंने उठाया है। तो इसमें हम ये सारी जो चीज़ें हैं भारतीय समाज के बारे में एक क्वेश्चंस की फॉर्म में जानेंगे। जैसे पहले एक क्वेश्चन लिखा है मैंने, किसके हमले के बाद भारत में कौन से विदेशी आए। ठीक है, यानी कि किन का हमला हुआ था। तो ये जो तुर्की हैं इन्होंने हमला किया था। उसके बाद और कौन सी जाति से आए हैं, तो ये हैं मध्य एशिया से, यानी कि एशिया महाद्वीप के मध्य एशिया से जीविका की खोज में कुछ विदेशी भारत में आए। मध्यकाल में शासकीय वर्ग की क्या स्थिति थी, कैसी स्थिति थी उस टाइम पे। शासक लोगों की दो वर्गों में बटा था। एक वर्ग था शाही शक्तियां, केंद्रीय सत्ता का जो प्रतिनिधित्व कर रहा था, और दूसरा था स्थानीय शासकों का, यानी कि जो थोड़े बहुत एरिया में शासक थे उनका, या सरदारों का जो कि स्थानीय शक्तियों का प्रतिनिधित्व कर रहा था। स्थानीय शक्ति जैसे कि बहुत छोटे क्षेत्र में पूरी शक्तियां जिनके हाथ में थी तो वो थे स्थानीय शासक, जैसे 2-4 गांव, 5-10 गांव, इस तरह ही बस। ठीक है, मवासात का क्या अर्थ है। तो मवासात एक वर्ड है, तो इसका अर्थ जानेंगे हम। बहुत ही मुश्किल वर्ड है जो उस टाइम पे यूज हुए हैं। जैसे कि जिन क्षेत्रों के किसान ना तो कर देते थे और ना ही सरकारी आदेश को मानते थे उन्हें ही मवासात कहा गया है। ये आदेश मतलब जब भी इन पे हमला होता तो ये जंगली क्षेत्रों की ओर पलायन कर जाते थे और कहते हैं ना अपना पीछा छुटा लिया, तो उस तरह से पीछा छुटा के जंगली क्षेत्रों में कर से बचने के लिए चले जाते थे। तो इसलिए इनको क्या कहा गया है, मवासात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े राज्यों से कर एकत्रित करने वाले अधिकारियों को क्या कहा जाता था। जो बड़े क्षेत्रों से, तो 13वीं से 15वीं सदी के बीच में तो उनको इक्तेदार कहा गया है, और 15 से 18वीं सदी में इन्हीं का नाम क्या रख दिया गया है, जागीरदार। पूरा इक्ता वही जमीन से रिलेटेड है ये वर्ड। इक्ते के मालिक इक्तेदार, और जागीर यानी कि संपत्ति जमीन, तो उसका मालिक जागीरदार कहा गया 15वीं से 8वीं सदी में। मध्यकाल में किन लोगों को शासन का अधिकार प्राप्त था। तो स्थानीय शासक वर्ग, जिन्हें जमींदार भी कहा जाता था। ठीक है, कुछ हिस्सों में तो जैसे इक्तादार बोले जाते थे, जागीरदार और जमींदार। जमीन के जो मालिक होते थे वो जमींदार कहलाता था। धार्मिक कार्यों द्वारा जीविका चलाने वाले मुसलमानों को क्या कहा जाता था। धार्मिक कार्य करके यानी कि पूजा पाठ करके, तो उन्हें हम उलेमा के नाम से जानते थे मध्यकाल में। और ये उलेमा किसको दिया गया नाम है, मुस्लिमों को। उलेमा किस भाषा का शब्द है व इसका क्या अर्थ है। ये जो है फारसी भाषा का शब्द है, इल्म से बना है। इल्म का मतलब होता है ज्ञान। ठीक है, ज्ञान का होना, तो ये आलिम का बहुवचन है उलेमा। ठीक है, और इसका अर्थ ज्ञान होता है। मध्यकाल में मकतब किसे कहते थे, या मदरसा। मकतब या मदरसे होते थे मध्यकालीन समाज में शिक्षा के केंद्र। तो यही है एक प्रकार का विद्यालय जिसमें पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई तो होती थी, साथ में धार्मिक शिक्षा होती थी। मुस्लिम जो होते थे उनके लिए मकतब होता था, और ये मदरसा जो है वो हिंदुओं का क्या था, शिक्षण स्थल। ठीक है, हिंदू का शिक्षा केंद्र, यानी कि मुस्लिमों के लिए मकतब और हिंदुओं के लिए मदरसा। बलूतेदार से आप क्या समझती हो। एक वर्ड है, जैसे मवासात आया था वैसे ही ये एक वर्ड है बलूतेदार। तो इसका क्या अर्थ है। मध्यकाल में ग्रामीण जो सेवादार का वह समूह जो काम के बदले क्या लेता था, फसल का हिस्सा लेते थे, तो उन्हें बलूतेदार माना गया है। जैसे कि काम क्या क्या होते थे, एक नाई जो है वो बाल काट रहा है, तो अपने काम के बदले क्या लेता था, फसल का
हिस्सा। उस टाइम पे क्या था, मुद्रा सिस्टम नहीं था, तो ये फसल का हिस्सा लेके अपना गुजारा करता था। ठीक है, यानी कि पैसे का लेन देन बहुत ही कम था, तो इसके बदले। और इसी तरह से एक कुम्हार बर्तन बनाता था, बर्तन के बदले में वो भी अनाज या भूसी ले लेता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासकीय वर्ग को कौन सा राजकीय पद दिया गया था? तो कौन कौन से राजकीय पद अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से, जैसे कि नायक, राय। नायक और जो राय वर्ड है वो दक्षिणी भारत में शासक या राजकीय पद को दिया गया है। इसी तरह से चौधरी जो वर्ड, जैसे कि हरियाणा में तो बोला भी जाता है ग्रामवासियों को आपस में चौधरी। ठीक है, तो ये उत्तरी भारत में था ये वर्ड फेमस शासक वर्ग के लोगों के लिए। और राणा जो वर्ड है वो राजस्थान में। नेक्स्ट लेते हैं, क्षेत्रीय व्यापार करने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? क्षेत्र में मतलब एक एरिया में जो व्यापार करते थे, यानी कि दूसरे देश में नहीं, सिर्फ एक एरिया में, तो उनको हम क्या किस नाम से जानते थे? जैसे कि अब तो दुकानदार हैं, पहले उन्हें सेठ, वोहरा, व्यापारी या बनिया कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, राजस्थान में व्यापारियों को किस नाम से जाना जाता था? तो मध्यकाल में राजस्थान में व्यापारी जो व्यापार करते थे उन्हें मारवाड़ी के नाम से हम जानते थे। किस नाम से जानते थे? मारवाड़ी। 16वीं 17वीं सदी में जो किसान अपनी जमीन पर स्वयं खेती करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? जो अपनी जमीन पर स्वयं ही खेती करे उन्हें खुद काश्त कहा जाता था। पाई काश्त किन्हें कहते थे? ये कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें हम समझेंगे। जैसे कि जो किसान दूसरे गांव में जाकर खेती करे उन्हें ही पाही काश्त कहते थे, यानी कि दूसरे की जमीन पे दूसरे के गांव में जाके खेती करना। रैती या मुजारियन ये भी किसान होते थे, उन्हें कैसे जानते थे हम? मतलब उनका क्या कार्य था? जो किसान दूसरों की जमीन पर तो खेती करते थे और उपज का एक हिस्सा भी उन्हें मिलता था, तो वो रैती या मुजारियन। पाई काश्त तो वो होते थे जो दूसरे गांव में जाके करते थे, ये एक ही गांव में करते थे लेकिन दूसरों की जमीन में करते थे और उपज का एक हिस्सा भी पाते थे, तो ये रैयती कहलाते थे। मध्यकाल में कौन सी प्रथाओं का चलन बढ़ गया? तो कौन सी प्रथाएं बहुत ज्यादा बढ़ी थी उस टाइम पे? ये थी सती प्रथा और जौहर प्रथा और प्रदा प्रथा। जैसे सती प्रथा क्या थी कि भी किसी स्त्री का पति मर जाता था तो उसके साथ उसकी पत्नी को जिंदा ही जला दिया जाता था। ऐसे ही जौहर में जब किसी राज्य पर अंग्रेजी शासकों या किसी और बाहर विदेशियों ने आक्रमण किया है और जब जो शाही घराने की औरतें, उन्हें ये लगता था कि भाई अब उनका बचना यानी कि उनके हाथ में जाने की बजाय वो क्या करती थी, एक अग्निकुंड में आग में जलकर स्वयं अपनी जान दे देती थी, तो वो थी जौहर प्रथा। और इसी तरह से प्रदा प्रथा, ये तो जैसे कि समाज में अब भी व्याप्त है, हरियाणा में बहुत ज़्यादा, जैसे कि घूंघट निकालना, तो ये प्रथा उस टाइम पे और ज़्यादा चलन में थी। मध्यकाल में प्रदा प्रथा को किन स्त्रियों ने त्याग दिया? तो कुछ ऐसी स्त्रियां भी हैं जिन्होंने त्यागा है, तो ये हैं रजिया सुल्तान व मीराबाई। ठीक है, तो इन्होंने प्रदा प्रथा को त्याग दिया। भारत के किस हिस्से की मलमल विश्व में ज़्यादा मशहूर रही है? तो ये है बंगाल की ढाका की मलमल। बहुत ही ज़्यादा, इतनी महीन होती थी कि एक अंगूठी में 20 गज लंबा जो थान है वो निकाल सकते थे। ठीक है, तो अंगूठी के माध्यम से देखो इतनी लंबाई वाला कपड़ा निकालना बहुत ही, आज इतना महीन कपड़ा शायद ही गुना जाता हो। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह ने युद्ध बंदियों को दास बनाने की प्रथा आरंभ कर दी? तो ये थे बादशाह अकबर। मध्यकाल में कौन से क्षेत्र में शिक्षा के प्रमुख केंद्र रहे हैं? जैसे कि नालंदा, तक्षशिला, मथुरा, गया, विक्रमशिला, उज्जैन आदि को अवनति की ओर ले गए। मतलब ये रहे तो शिक्षा के केंद्र हैं लेकिन अवनति की ओर चले गए। क्यों? क्योंकि कुछ जो विदेशी जो बार बार तुर्क और विदेशी आक्रमण करते रहे, तो इन्होंने इनको बसाने की बजाय इनको उजाड़ना ही सोचा। नेक्स्ट है, विदेशी हमले मध्यकाल में भारत में कब से कब तक हुए? तो ये हुए हैं 636 ईस्वी से लेकर 1761 ईस्वी तक। जो मध्यकाल का टाइम वो भारतीय इतिहास में 500 ईस्वी से लेकर 1751 तक माना गया है। ठीक है, 18वीं ईस्वी में भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदू मुस्लिम का क्या अनुपात था? मतलब उस टाइम पे कितने हिंदू और मुस्लिम थे? जैसे कि हिंदू 7 थे
तो मुस्लिम एक था। ये रेशो रहा है उस टाइम पे। किस आक्रमणकारी ने नालंदा विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर दिया? यानी कि क्वेश्चन करा था ना हमने कि कौन से शिक्षा के केंद्र थे लेकिन वो अवनति की ओर जा रहे थे, कैसे विदेशियों के आक्रमण के। तो ये आक्रमणकारी था बख्तियार खलजी। उसने पूरे के पूरे विश्वविद्यालय को जला दिया था। बाद में और शासकों ने इसको दोबारा इसकी मरम्मत करवाई है। सुल्तान और मुगल शासकों ने कौन सी भाषा को प्रोत्साहन दिया? तो उस टाइम पे जो सुल्तान और मुगल शासक होते थे उन्होंने फारसी और अरबी भाषा को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया है। लेकिन कुछ ऐसे भी शासक हैं जिन्होंने भारतीय जो परंपरा है उसको जीवित रखा। जैसे कि विजयनगर में कौन सी भाषा को प्रोत्साहित किया गया? तो वहाँ पे संस्कृत भाषा को प्रोत्साहित किया गया था। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत में आक्रमणकारी हैं जो किस उद्देश्य से भारत आए थे? उनका उद्देश्य क्या था? तो उस टाइम पे एक तो साम्राज्य विस्तार, मतलब अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहे थे। दूसरा धन की लूट और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार। तो ये सब करने के लिए वो भारत में आए थे। मध्यकाल में भारत में वस्त्र उद्योग किस प्रकार की उन्नति में था? तो बहुत ही अच्छा कपड़ा उस टाइम पे, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन किया है, ढाका की मलमल विश्व प्रसिद्ध थी। तो वस्त्र उद्योग जो है उसका विकास चरम पे था। कपड़ा भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट से यूरोप में जाता था। ठीक है, कहाँ से जाता था? पूर्वी और पश्चिमी तट से यूरोप में जाता था। मध्यकाल में धर्म परिवर्तन कैसे किया गया था? तो कैसे किया गया था? ये जजिया कर लगा दिया गया था हिंदुओं पे। तो इस जजिया कर के कारण ये बहुत ऊंचा होता होगा, तो लोगों को धर्म में बदलाव करने के लिए कहा गया था, यानी कि हिंदुओं को मुस्लिम बनाया गया था। नेक्स्ट है, मैंने कुछ रचनाएं लिखी हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं या आप उन रचना और उनके लेखकों को याद कर सकते हो। जैसे कल्हण ने एक पुस्तक लिखी है राजतरंगिणी। ये बहुत ही फेमस पुस्तक है जिसमें कि क्या है, कश्मीर का इतिहास, तो इसके बारे में इसको बताया गया है। नेक्स्ट है जैसे कि पृथ्वी राज रासो की पुस्तक है चंद्रबरदाई। अमीर खुसरो ने लिखा है तुगलक नामा और तुलसीदास ने रामचरित्र मानस की रचना की है मध्यकाल में ही। और इसी तरह से मलिक मोहम्मद जैसी का जो फेमस रचना है वो है पद्मावत। सूरदास ने सूरसागर, अबुल फजल की अकबरनामा। तो ये थे मध्यकालीन भारतीय इतिहास या भारतीय समाज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर